सिक्किम की बर्फीली चोटियों और नाथुला के सुनसान रास्तों पर जहां ऑक्सीजन कम और खौफ ज्यादा होता है, वहां पर एक ऐसी रूह का पैरा है जिसके नाम से दुश्मन आज भी थर थर कांपता है। जी हाँ, ये दास्तान है बाबा हरभजन सिंह की। एक ऐसा सिपाही जो 1968 में शहीद तो हुआ, पर जिसकी ड्यूटी कभी भी खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं कि मौत के बाद उनका जिस्म तो मिल गया, पर उनकी रूह ने सरहद छोड़ने से इनकार कर दिया। आज भी जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तो नाथुला की गहरी धुंध में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कहते हैं कि उनका कमरा रोज साफ किया जाता है आज भी, पर अगले दिन उनके जो जूते हैं वो कीचड़ में सने हुए मिलते हैं और बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं, जैसे मानो कोई रात भर बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करके लौटा हो। सबसे हैरतअंगेज बात तो यह है कि दुश्मन की हर साजिश की खबर वो अपने साथियों को सपने में आकर पहले ही दे देते हैं। लेकिन कैसे कैसे उनकी जान गई थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो को एंड तक देखें। वेलकम टू ग्रिपिंग टेल्स, और आज के केस का नाम है अ सोल्जर स्टिल ऑन ड्यूटी। इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त साल 1946 से, यानी आजादी के एक साल पहले से, जब बाबा हरभजन ने भारत के पंजाब, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां के सरदाना गांव जिला गुजरावाला में एक सिख परिवार में अपनी आंखें खोली थी, जो भले ही मिडिल क्लास था, लेकिन देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। और इसी देशभक्ति का असर बाबा हरभजन सिंह पर भी हुआ। उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें अपने देश की इज्जत और प्यार करना सिखाया था। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो उनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर भारत आ गए और पंजाब के कपूरथला जिले में वो बस गए। हरभजन सिंह के पिता एक किसान थे जो दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे, और जब हरभजन थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने भी अपने पिता का हाथ बटाने का फैसला किया। लेकिन उनके दिल में बचपन से ही वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना था। इसलिए जब भी आसमान में फाइटर जेट्स गुजरते थे, तो हरभजन उन्हें देखते और मन ही मन सोचते कि एक न एक दिन वो भी इसी तरह देश की सेवा करेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी एजुकेशन। इसलिए हरभजन के पिता ने उनका एडमिशन गांव के एक स्कूल में करवा दिया, जहां से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और फिर डीएवी हाई स्कूल से मैट्रिक एग्जाम क्लियर किया और अपने सपने को पूरा करने में वो जुट गए। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हरभजन सिंह का वर्दी पहनने का सपना पूरा हुआ और उन्होंने 1956 में सेना के सिग्नल कॉर्प्स में दाखिला लिया। इसके बाद 30 जून 1965 को उन्हें कमीशन मिला और उनकी पहली पोस्टिंग 14 राजपूत रेजिमेंट में हुई। इसी साल हुए भारत पाकिस्तान वॉर में हरभजन सिंह ने एक एक्टिव सैनिक के रूप में अहम भूमिका निभाई और उनके शानदार काम को देखते हुए उन्हें 18 राजपूत रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर कुछ टाइम के बाद हरभजन भारतीय सेना के 23वें पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की एक बहुत पुरानी और शानदार टीम की तरह है, जिसका इतिहास बहुत बड़ा है और इसने देश के लिए कई लड़ाइयां जीती हैं। इसलिए सेना में इसे बहुत इज्जत और बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। बस हरभजन सिंह को भी उनके जुनून और देश प्रेम के चलते इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया और उनकी पोस्टिंग हुई सिक्किम में। उस टाइम सिक्किम भारत का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टोरेट था और वहां की सीमाएं, खासकर नाथुला, बेहद खतरनाक जगहों में से एक थी, क्योंकि भारत और चीन की सरहद सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर थी, जबकि हरभजन की यूनिट का मुख्यालय तेकुला में था। यहाँ दिन भी रात लगती थी, क्योंकि ठंड और काले बादलों से घिरे इस इलाके में सूरज की रोशनी कमी पहुंचती थी। साथ ही ऑक्सीजन की भी काफी ज्यादा कमी थी, जिस वजह से सैनिकों का सांस लेना भी बहुत मुश्किल से होता था और हर कदम पर एक नया खतरा महसूस होता था। लेकिन हरभजन सिंह अपनी चैलेंजिंग ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटे। वो रोज सुबह जल्दी उठते और अपने साथियों की मदद करते थे। साथ ही हर काम बिना कहे वो पूरा कर दिया करते थे। उनकी ईमानदारी और ड्यूटी के प्रति लगन की वजह से ही बड़े बड़े ऑफिसर्स तक हरभजन से इंप्रेस हो जाते थे। सिक्किम के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां सड़कें नहीं थी, वहां की चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए राशन, गोला बारूद और दवाइयां पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए अफसर ने हरभजन सिंह को यह ऑर्डर दिया था कि वो अपने हेडक्वार्टर से डेंगचुकीला की पोस्ट पर तैनात सैनिकों को यह सामान पहुंचाए। उन दिनों 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर गाड़ियां नहीं चल सकती थी। केवल खच्चर ही उस टाइम पे इकलौता जरिया हुआ करते थे, जो भारी वजन लेकर पतली और फिसलन भरी पगडंडियों पर चढ़ सकते थे। हरभजन सिंह इस पूरे काफिले के इंचार्ज थे, जिसका मतलब था कि खच्चरों की सुरक्षा, राशन की जिम्मेदारी और जवानों की लीडरशिप उन्हीं के कंधों पर थी, जिसे वो बहुत अच्छे से निभा रहे थे। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को उनकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया
जिसकी कल्पना कभी किसी ने भी नहीं की होगी। दरअसल हर रोज की तरह 4 अक्टूबर को भी हरभजन सिंह खच्चरों पर सामान लादकर बटालियन हेडक्वार्टर तेकुला से डेंगचुकी ला की तरफ जा रहे थे। पर उस दौरान सिक्किम में सदी की सबसे भयानक बारिश हो रही थी, जिसे ग्रेट सिक्किम फ्लड कहा जाता है। और अक्टूबर का महीना सिक्किम के ऊंचे इलाकों में वैसे ही जानलेवा होता है। लेकिन हरभजन सिंह किसी मुश्किल से नहीं डरते थे। वो अपने हेडक्वार्टर से खच्चरों पर सामान लाद कर निकले और डेंगचुकी ला की तरफ चल दिए, जो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ रास्ता इतना संकरा है कि एक समय पर सिर्फ एक ही खच्चर निकल सकता था। 4 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ खिसक रहे थे और हर तरफ कीचड़ और फिसलन थी। हरभजन सिंह अपनी चौकस नजर बनाए हुए थे और दोपहर के समय एक बर्फीले और उफनते हुए पहाड़ी नाले नुल्ला को पार कर रहे थे। तब अचानक एक भयानक हादसा हुआ। दरअसल पहाड़ी नाले बारिश की वजह से किसी बड़ी नदी की तरह बह रहे थे। अचानक एक खच्चर का पैर फिसला और वो नाले में गिरने लगा। उसे बचाने की कोशिश में हरभजन सिंह का पैर भी उस चिकनी और गीली चट्टान से फिसल गया और पलक झपकते ही वो उस बर्फीले तेज बहाव वाले पानी में समा गए। पानी का टेम्परेचर 0 के करीब था, जबकि बहाव इतना तेज था कि वो तिनके की तरह बह गए और गहरी खाइयों और उफनते पानी के बीच कुछ ही सेकंड्स में वो ओझल हो गए। शाम को जब वो अपने हेडक्वार्टर वापस नहीं पहुंचे तो उनके साथियों को उनकी फिक्र होने लगी और उन्होंने फौरन ही हरभजन सिंह को ढूंढना शुरू कर दिया, पर उनका कोई भी अता पता नहीं चला। टीम काफी देर तक उनकी तलाश करती रही। जिस इलाके में वो गए थे वहां का रास्ता गहरी खाइयों और नुकीली चट्टानों से भरा हुआ था, इसलिए टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे हजारों फीट नीचे उतरकर तलाशी ली, पर हरभजन कहीं भी नहीं थे। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड्स की वजह से सर्च टीम का आगे बढ़ना नामुमकिन हो रहा था। कई बार तो सर्च टीम खुद मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची थी। अगले 2-3 दिनों तक सेना की कई टुकड़ियों ने उस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को छान मारा। झरने के नीचे बने तालाबों और गहरी गुफाओं तक में गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन हरभजन का कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिला। साथ ही उनकी राइफल और सामान का भी कुछ पता नहीं चला। जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई तो सेना के रिकॉर्ड में बुक उन्हें मिसिंग इन एक्शन दर्ज कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन को लगभग बंद करने का मन बना लिया गया, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर उस बर्फीले पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सर्च ऑपरेशन के इतिहास को बदल दिया। दरअसल हरभजन सिंह के गायब होने के 5वें दिन, जब बाकी सोल्जर्स रात को आराम से अपने कैंप पे सो रहे थे ना, तब प्रीतम सिंह को सपने में हरभजन दिखाई दिए, जो उनके सबसे करीबी दोस्त थे और उनके लापता होने से वो सबसे ज्यादा परेशान थे। इसलिए हरभजन उनके सपने में आए, जो वर्दी पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे ढूंढना बंद कर दो, मेरा शरीर अभी भी उसी जगह पर बर्फ के नीचे दबा हुआ है। इसके बाद हरभजन ने प्रीतम को एग्जैक्ट लोकेशन तो बताई ही, साथ ही उनके साथ 4 अक्टूबर को क्या हुआ उस पूरी घटना का खुलासा भी किया और एक इच्छा भी जाहिर की। दरअसल वो चाहते थे कि उनकी समाधि ठीक उसी जगह बनाई जाए जहां उनका पार्थिव शरीर मिले। इतना कहने के बाद वो गायब हो गए और हरभजन के गायब होते ही प्रीतम ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली और यहाँ वहां वो देखने लगे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे वो क्या करें। प्रीतम तुरंत ही उठकर अपने साथियों के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। हालांकि कुछ साथियों ने उनके सपने को सिर्फ एक वहम बताकर उनका मजाक बनाया, तो वहीं कुछ सोल्जर ऐसे भी थे जिन्हें इन बातों पर यकीन था और उन्हें लग रहा था कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि सपने में हरभजन ने जो लोकेशन बताई है वो वहीं पर चलकर उनकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी सोच के साथ कुछ सोल्जर्स और प्रीतम सिंह उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और हरभजन की बॉडी को उसी जगह पर तलाश करने लगते हैं। एंड कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें हरभजन की बॉडी बर्फ के नीचे दबी हुई मिल जाती है। उनकी वर्दी अब भी साफ थी, हथियार कमर पर था और उनके चेहरे को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मानो वो अभी गहरी नींद में हो और सो रहे हो। हरभजन के बेजान शरीर को देखकर हर सोल्जर की आंखों में आंसू थे और साथ ही उनके सपने पर भी सभी को यकीन हो गया था। इसके बाद हरभजन का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाता है। उन्हें तिरंगे में लपेटकर सलामी दी जाती है और मिसिंग का टैग हटाकर उन्हें शहीद घोषित किया जाता है। साथ ही हरभजन को भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जाता है और उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक छोक के छो नामक स्थान पर लगभग 13,123 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि मेमोरियल बनाई जाती है। ये वही जगह थी जहां पर उनकी बॉडी मिली थी और फिर सोल्जर वापस अपने कैंप में पहुंच जाते हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि हरभजन की जो कहानी है वो अब खत्म हो गई है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हरभजन ने
भले ही अपनी बॉडी त्याग दी थी, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ड्यूटी पर तैनात थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो अक्सर अपने साथियों के सपनों में आते थे और उन्हें आने वाले खतरों से चौकन्ना रहने के लिए कहते थे। साथ ही दुश्मन की मूवमेंट के बारे में भी, आप यकीन कर सकते हो, बताते थे। कई सोल्जर्स ने तो यहां तक कहा कि हरभजन ने उनसे सपने में कहा कि उनकी बॉडी भले ही दुनिया से चली गई है, लेकिन उनकी सोल यानी कि उनकी आत्मा ड्यूटी पर रहेगी। और इस बात का अंदाजा सैनिकों को तब हुआ जब उन्होंने रात को बंकरों के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी, और जब बाहर जाकर टॉर्च से देखा तो बर्फ पर पैरों के निशान बने हुए थे। यहां तक कि उन्हें एक साया भी दिखाई दिया। हालांकि शुरुआत में लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम नहीं था, बल्कि ये एक हकीकत थी। एक रात एक सोल्जर ड्यूटी पर तैनात था। घड़ी में रात के करीब ठीक 2 बज रहे थे और सर्दी इतनी ज्यादा कड़ाके की थी कि किसी की भी हड्डियां जम जाए। इसलिए वो सोल्जर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया और अचानक उसकी आंख लग गई। तब नींद में सोल्जर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि उठ जाओ, तुम ड्यूटी पर हो। इतना सुनते ही सोल्जर घबरा के उठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। बस बर्फ पर बने जूतों के निशान थे। इसी तरह की घटनाएं अब बार बार होने लगी थी। किसी को अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, पर दरवाजा खोलकर देखने पर वहां कोई भी नहीं होता था। जबकि कुछ सोल्जर्स को ऐसा भी फील हुआ जैसे उनके पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब वो पलट कर देखते थे तो दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसी दौरान आता है फरवरी का महीना, जब पूरा शहर रात में आराम से सो रहा था। तब पास की चौकी से एक अजीब सी रिपोर्ट आती है जिसमें 2 सिपाही बताते हैं कि उन्होंने घाटी के उस पार एक चमकती रोशनी में किसी आदमी को देखा है जो वर्दी पहने हुए था और उसके हाथ में एक लालटेन, पीठ पर राइफल और सर पर हेलमेट था। जबकि दोनों सिपाहियों ने टॉर्च के जरिए उनके फेस को देखने की कोशिश की, लेकिन तब वो अचानक से गायब हो गए। इसके बाद वायरलेस रेडियो पर 3 बार किसी की आवाज गूंजी जिसमें कहा गया, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। पर वो आवाज किसकी थी ये सोल्जर्स को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हफ्तों के बाद बर्फ पिघलने लगी और जवानों ने नीचे के इलाके में पेट्रोलिंग करनी शुरू की। तब उन्हें एक हेलमेट पड़ा हुआ मिला जिस पर अब जंग लग चुकी थी। इस हेलमेट को देखते ही सोल्जर समझ गए कि ये हरभजन का है, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। यहां तक कि लोकल्स को भी किसी के होने का एहसास होता है। ऐसा कहा जाता है कि हरभजन सोल्जर्स को आने वाले हर खतरे के बारे में 3 दिन पहले ही बता देते हैं ताकि वो तैयारी कर सके। इतना ही नहीं, कई चीनी सैनिकों ने भी कहा है कि रात के अंधेरे में उन्होंने एक अकेले घुड़सवार सैनिक को सरहद पर पेट्रोलिंग करते हुए देखा है, जिसकी केवल शैडो दिखाई देती है जो सरहद पर गश्त करती है। इसलिए वो हरभजन को एक पवित्र आत्मा या संत के रूप में देखते हैं और उनके सम्मान में मीटिंग के दौरान, आप जानते हैं, एक कुर्सी खाली छोड़ते हैं। जी हाँ, उनकी शहादत के बाद हुए चमत्कारों और सैनिकों की अटूट श्रद्धा की वजह से हरभजन सिंह को बाबा का टाइटल भी दिया गया है, जो मरने के बाद भी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सोल्जर ने उन्हें शहीद हरभजन सिंह की जगह बाबा पुकारना शुरू कर दिया। साथ ही जब उन्होंने दुश्मन की एक्टिविटीज के बारे में सैनिकों को पहले ही आगाह करना शुरू किया तो उनका कद एक देवता के समान हो गया। इसलिए उनके सम्मान में 2 मंदिर भी बनाए गए जो पूर्वी सिक्किम के ऊंची पहाड़ी इलाकों में स्थित है, जिनमें से पहला मंदिर है आदि बाबा मंदिर, जिसे सोल्जर ने अपने हाथों से बनाया था। दरअसल उन्होंने हरभजन के बंकर को ही एक रूप दे दिया था, जिसे बहुत ही भव्य बनाया गया, बल्कि उसे एक फौजी बैरक जैसा ही रखा गया ताकि हरभजन की रूह को वहां अपनेपन का एहसास हो। इस मंदिर के अंदर एक छोटा सा कमरा है जिसे आज भी इस तरह से मैनेज किया जाता है जैसे बाबा भी गश्त से वापस आने वाले हों। इसी कमरे में बिस्तर लगा है जिसकी चादर हर सुबह साफ बिछाई जाती है और हरभजन की वर्दी को रोजाना धोकर और बहुत बारीकी से प्रेस करके हैंगर पर टांगा जाता है। उनके जूतों की एक जोड़ी बिस्तर के पास रखी जाती है और सेना का एक जवान रोजाना उन जूतों को शीशे की तरह चमकाता है। वहां उनका पोर्टफोलियो, लेटर पैड और अन्य जरूरी सामान भी रखा गया है ताकि उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। ऐसा कहा जाता है कि सुबह जब कमरा खोला जाता है तो बिस्तर की चादर पर सिलवटें मिलती हैं, जैसे कोई वहां पर रात भर सो के उठा हो। वही हैरान करने वाली बात यह है कि रात को चमकते हुए छोड़े गए जूतों पर सुबह कीचड़ और धूल जमी हुई मिलती है। इससे सैनिकों का विश्वास और गहरा हो जाता है कि हरभजन सिंह आज भी रात के अंधेरे में चीन सीमा पर गश्त करते हैं। हालांकि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को 13,000 फीट की ऊंचाई चढ़नी पड़ती है, इसलिए वो नए मंदिर में जाना बेहतर समझते हैं जो उसी मंदिर के ठीक नीचे बनाया गया है। यहाँ जाने से बीमारियां ठीक हो जाती है, इसलिए लोकल्स उन्हें संत मानकर पूजा करते हैं।
वेल, आपको क्या लगता है, क्या सच में हरभजन सिंह की रूह आज भी ड्यूटी करती होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे ऐसी रोमांचक कहानियां मिस ना हो।